नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जितने भी साथी चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर वो पीजीटी टीजीटी या कहीं बिहार में बीपीसी पीजीटी टीजीटी, यूपी में एलटी ग्रेड की फाइनल एलटी ग्रेड, कहीं पर भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत शानदार वीडियो होगा और आपको चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए ताकि इस तरह के प्रश्न आप लोग पढ़ पाओ, आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि प्रश्न कहाँ से कैसे आते हैं। साथियों, आप लोगों के लिए जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेज ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के लिए ब्रह्मास्त्र नोट्स निकाले हैं, वन लाइनर रूप में संकलित हैं साथियों। और मैं आपको बता देता हूं, ये पूरे के पूरे हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन हैं। तो मित्रों, ये नोट्स हैं पूरे के पूरे, आप देख लीजिए, वन लाइनर के रूप में है। देखिए, आप पूरा का पूरा मैटर आपको वन लाइनर रूप में मिलेगा। बहुत जानदार और शानदार नोट्स हैं और इसकी प्राइस जो है साथियों 380 रुपये रखी गई है। आपको बहुत फायदा होने वाला है, आप खुद देखें, मजा आ जाएगा आपको। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यही प्रश्न जो है मैं आप लोगों को, इसके प्रश्न आप लोगों को करवाने वाला हूं। सारे टॉपिक के प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं और बहुत तगड़े प्रश्न है भाई, बहुत तगड़े प्रश्न है, आपको मजा आ जाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने आदिकाल को स्टार्ट कर रहा हूं और आदिकाल के प्रश्न जो है ना, आप खुद भी देखना कि कितने जबरदस्त प्रश्न है। और इन प्रश्नों को, एक एक प्रश्न को जो है आप पढ़ना, नोट्स बनाना, और आप अपने घर पे अगर मंगवाना चाहते हो इन नोट्स को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, उस पर जरूर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको ये मिल जाएंगे। मात्र इसकी प्राइस है 380 रुपये। ठीक है साथियों, चलिए आज हम देखते हैं, आदिकाल के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और आदिकाल के प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आता है यहाँ पर, हिंदी साहित्य की, पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। यह प्रश्न हजारों बार आ चुका है, हर कंपटीशन में यह प्रश्न आता है। हिंदी साहित्य की जो दीर्घकालीन गाथा है उसको सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था साथियों, किसने किया था? गारसादत्तासी के द्वारा किया गया था। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आगे बात करते हैं, गारसादत्तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? देखो, सिस्टम से है, हर क्वेश्चन सिस्टम से है। पहले गारसादत्तासी आया तो आपके मन में आया होगा गारसादत्तासी ने तो क्या लिखा था। तो ये सारी चीजें उसी तरह सिस्टम से जमाई हुई चीजें हैं, आप निश्चित रूप से इनका फायदा जरूर उठाना भाई, मैं आपसे बता रहा हूं। और इन क्वेश्चंस को पढ़ना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना मेरे साथियों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखना। गारसादत्तासी के ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुये हिंदुस्तानी। क्या नाम था? गारसादत्तासी के ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुये हिंदुस्तानी, गारसादत्तासी के ग्रंथ का नाम था। आगे बात करते हैं, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुये हिंदुस्तानी जो गारसादत्तासी का ग्रंथ था, किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया था मित्रों? यह लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आप देखिए कितना मजेदार बात है ना। आगे ये प्रश्न आया हुआ था, आप सबको पता भी होगा, एलटी ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है। जो अभी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है ना, प्री एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है यूपी के अंदर, वहां ये प्रश्न आया हुआ था, तबका तुसहरा के लेखक कौन है? तबका तुसहरा के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न आया हुआ था मौलवी करीमुद्दीन। क्या नाम था? मौलवी करीमुद्दीन, ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह प्रश्न अभी आपको बता दूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है राजस्थान में, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। आप देख लीजिए ना, मैं बता रहा हूं आपको, देख लो। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन किसका है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको जब पढ़ोगे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, यह डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश
एंड हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। ये भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड में आया हुआ है। आप देख लो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे साथियों। बहुत तगड़े प्रश्न है, आपको मजा आ जाएगा इन प्रश्नों को पढ़ोगे, और आपके घर पर यह पुस्तक जरूर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 10 करोड़ रुपए का। ठीक है चलिए, हिंदी साहित्य के जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। अब बताओ, प्रश्न आता है कौन सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न आ जाएगा ना तो 4 ऑप्शन दे देगा, तीनों तो भाई हो जाएंगे, लेकिन एक अलग से हो जाएगा। तो यहां पर मिश्र बंधुओं में कौन कौन थे आपको ध्यान होना चाहिए। गणेश बिहारी श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में सम्मिलित थे। अब आपको पता होना चाहिए कि मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा था। मिश्र बंधु विनोद लिखा था, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। कब प्रकाशित की गई थी ये पता होना चाहिए। इसके लिए भी आप लोगों के लिए रामबाण तैयार की गई नोट्स है भैया। ये रहे रामबाण नोट्स, आप लोगों के हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स है। ये देखो, पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के भाग और भाग 2 है। ये पूरे के पूरे डिटेल नोट्स हैं। ये देखो, आप पूरे के पूरे डिटेल नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। मजा आ जाएगा आपको, बस आप पढ़िए। कोटा ऑनलाइन क्लासेज ने ऐसे तैयार करिए चीजों को हैंड रिटन रूप में। टाइपिंग पे तो मैं विश्वास करता ही नहीं हूं, फिर प्रूफ रीड करो, दुनिया भर की चीजें करो, मतलब ही नहीं है। सीधे पढ़ो मजेदार तरीके से, बस पढ़ते जाओ। ठीक है, पहले डिटेल पढ़ो, फिर इनके बाद में क्वेश्चनों को पढ़ो। पास्ट रिवीजन के लिए बहुत तगड़े क्वेश्चन है, बहुत तगड़े आपके आने चाहिए। कमेंट में फिर बता रहा हूं आगे। अगला प्रश्न आता है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास भाग का शीर्षक है। ये प्रश्न आया हुआ है एलटी ग्रेड पीजीटी के अंदर। देखो आप, ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी आया हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? और आरपीएससी जो व्याख्या था फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उसमें भी आया हुआ प्रश्न है। सोचिए आप। आगे देखें, हिंदी साहित्य की पीठिका क्या नाम है? हिंदी साहित्य की पीठिका नाम है। अगला प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है, बहुत तगड़ा। यहां से तो मतलब एक एक प्रश्न चुन चुन के निकाले भैया। देखो, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ऑप्शन में होगा, इसमें मैं फिर बता देता हूं। आगे प्रश्न करते हैं, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए। जहां पर भी 1000 कवियों की बात आ जाती है ना, मन में डायरेक्ट आ जाता है शिव सिंह सरोज, आ जाता है ना, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। याद है ना? चलिए, हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसको माना जाता है। वही याद कर लेना, और क्या है, सिंपल सी बात है। आगे देखो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। याद है भैया ये? चलिए एक बार और बता देता हूं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्ति निरूपण किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार किसको माना जाता है? शिव सिंह सेंगर को माना जाता है। किसको माना जाता है? शिव सिंह सेंगर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई
एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक 1888 ईस्वी ये किसने निकाला? जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसके रूप में निकला था। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक 1888 ईस्वी में किसके द्वारा निकाला गया या किस रूप में निकाला गया था? तो आपको पता होना चाहिए किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यहां पर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? बहुत तगड़ा प्रश्न है, इसको याद रखना। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन मानता है? वो मानते हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। कौन मानता है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त मानते हैं। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज को कहा गया है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज को। डॉक्टर ग्रियर्सन ने, अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? या तगड़ा प्रश्न, देखो आगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? आप सबको पता है शिव सिंह सरोज से ली थी। किससे ली थी? शिव सिंह सरोज से ली थी। अगला प्रश्न आता है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952। याद नहीं तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952 है। अगला प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कथन, यह उक्ति किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा था वो थे गिलक्राइस्ट। क्या नाम था उनका? गिलक्राइस्ट उनका नाम था। अगली बात करते हैं, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल कहने का काम किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये काम किया गया था मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। अगला प्रश्न आता है अपने यहां पर, और अगला प्रश्न ये रहा, गारसाजा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 को प्रकाशित हुआ था। याद रखना भाई, गारसाजा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला एंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये तगड़ा प्रश्न, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, और अभी एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था। जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था यूपी के अंदर, वहां भी ये प्रश्न पूछा हुआ था, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? राम सतसही और कड़खा रामायण। राम सतसई और कड़खा रामायण ये दोनों हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोतीलाल मेनारिया। जहां राजस्थानी भाषा का नाम आ जाए वहां मोतीलाल मेनारिया कर दो आराम से। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है वो है मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, याद हो जाएगा। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है वो कौन है? मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार रहा है,
यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार रहा है वो रहा है युग प्रवृत्तियां। क्या रही है? युग प्रवृत्तियां रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आधम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत्तर ग्रियर्सन है। अरे भाई साहब, तगड़ा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आधम यानी कि पहले प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, बल्कि कौन है? ग्रियर्सन है। किसने माना? ये मानने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। कौन है भैया? ललिन विलोचन शर्मा जी रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और बहुत तगड़ा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आप लोग देख लीजिए। देखो अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? ये तो आपको पता होना चाहिए, 5 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कमेंट में बताना मेरे को कितने कालों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से काल हैं। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1910 में प्रकाशित हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु ही है। पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से, यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है किस नाम से प्रकाशित हुआ? यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। याद हो जाएगा क्या? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली थी? वियोगी हरि को, ये तो नहीं आएगा वैसे, इतना खास प्रश्न मुझे लगता नहीं, फिर भी देख लो। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली थी? पंडित राधा चरण गोस्वामी से मिली थी। अगला प्रश्न, ये आने के पूरे चांसेस हैं। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। याद रखना, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1929 है। ये तो आप सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929। ठीक है, ये तो सिंपल है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति मानी जाती है वो कौन सी? विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी को अपनाया है। ठीक है ना, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति है वो पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों, अगर आप टॉपिक वाइज लेना चाहते हो ना, टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रहा देखो, ये टॉपिक वाइज प्रश्न बैंक है। हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के टॉपिक वाइज है। ये लगभग 5000 प्रश्न है इसके अंदर। ठीक है ना, इन दोनों की प्राइस 600 रुपए है, एक की प्राइस 300 रुपए है। ठीक है साथियों, तो अच्छा लगे तो आप जरूर मंगवाइएगा। मतलब कोटा ऑनलाइन क्लासेस ने ये सारी चीजें आप लोगों के लिए निकाली है। प्राइस भी मैं साथ में बता रहा हूं आप लोगों को, सोच लीजिए आप। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। याद हो जाएगा क्या? अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका
के लेखक कौन हैं? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा। किसको माना गया है? रामविलास शर्मा को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले किसको माना गया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। किसको माना गया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य इतिहास का जो आरंभ है वो 693 ईस्वी से मानने वाले किसको माना गया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। साथियों, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा था, वह विद्वान, ये तो सिंपल है यार, तो तुम्हें पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इसमें तो। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया था, कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये रहे भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो जाएगा याद। एक प्रश्न और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है मेरे मित्रों, देखो रीतिकाल नाम तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। यहां से देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये है, ये देखो, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसने कहा? ये प्रश्न आया है अभी एलटी ग्रेड के अंदर, देख लो बाप। पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है, यूजीसी नेट में प्रश्न आया हुआ है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया हुआ है। कितनी बार ये प्रश्न पूछ लिया बताओ आप? इंपोर्टेंट प्रश्न है ना। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही क्या है? साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया कथन है। ठीक है, याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। किसके अनुसार? विश्वनाथ मिश्र के अनुसार रीति काल का नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ये इस तरह का प्रश्न होगा, वहां पर आया होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना इस प्रश्न को। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ ये प्रश्न आएगा। अगर अच्छा उसने लेवल बना के दे दिया ना प्रश्न का, तो इस प्रश्न को कोई रोक नहीं सकता, ये सोच लेना तुम। देखो, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, पहले तो ये याद रखो कि रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य इतिहास के आदि काल के कौन से प्रकरण में है? तो प्रकरण नंबर 4 में है। कौन से प्रकरण में है? प्रकरण नंबर 4 में है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदि काल के प्रकरण नंबर 4 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किसकी रचना को साहित्य कोटि की नहीं माना है? किसकी नहीं माना है? सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं है ना, उनको साहित्य कोटि की रचनाएं नहीं माना है। किसको नहीं माना है? साहित्य कोटि की रचनाएं। सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो साहित्यिक कोटि की रचना नहीं माना है। ठीक है साथियों, याद आप सबको पता है कि जीवन तो बहुत कठिन और संघर्षमय है, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, और ये लिखी हुई है, आंखों में कहीं ख्वाब, आंखों में कहीं ख्वाब, दिल में कहीं हसरतें बाकी हैं। याद रखना साथियों, आंखों में कहीं ख्वाब, दिल में कहीं हसरतें बाकी हैं। मैं कैसे थक जाऊं, मैं कैसे थक जाऊं, अभी कहीं मंजिल बाकी है, अभी कहीं मंजिल बाकी है। वो जबरदस्त पंक्तियां थी साथियों जो मैंने आपको सुना दी है। आगे फिर देखते हैं, कहां कुछ आसान है, कहां कुछ आसान है, राह में कहीं मुश्किलें बाकी हैं। कहां कुछ आसान है, राह में कहीं मुश्किलें बाकी हैं। कैसे छोड़ दूं अधूरा में ये सफर,
कैसे छोड़ दूं अधूरा में ये सफर, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस से जरूर जुड़ना। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन तैयार करने के देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चित रूप से कोटा ऑनलाइन क्लासेस को जो प्यार आप दे रहे हो ना, वो देते रहना साथियों, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा साथियों। ये प्रश्न चल ही रहे हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग दोबारा से वापस से शुरू करेंगे, बिल्कुल नोट्स के साथ, मजा आ जाएगा आपको। तो इन प्रश्नों को पढ़िए, उन हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स को पढ़िए। काव्य शास्त्र आपका यहां पर चल ही रहा है, मैं अभी रस पढ़ा रहा हूं और नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूं। आप भी नोट्स बनाइए और जीत जाइए जंग, चाहे कुछ भी हो जाए। जंग जीतनी चाहिए, जंग जीतनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों, यही है। आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य इतिहास कोटि की नहीं है? सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य इतिहास कोटि की नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। यार, हिंदी साहित्य इतिहास का वैसा कौन सा ग्रंथ है भाई? वो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जो अभी भी अधूरा है। अब यहां तो मामला संकट है, हम तो कभी बताएंगे नहीं ना ये अधूरा है, हम तो बताएंगे नहीं भाई, ये तुम खुद सोचो। देखो, तो हिंदी साहित्य इतिहास का वो प्रमुख ग्रंथ अभी तक अधूरा है, तो कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो ग्रंथ है वो अधूरा ही था। याद रखना इस बात को, ठीक है? तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार फिर भी मैं बता देता हूं तुम्हें यहां पर, ठीक है? कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को दिया जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि कौन कौन? डॉक्टर गंगा प्रसाद सिंह नामक हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक, आगे बात करेंगे इसमें, नामक जो है आगे पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखो, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक किसको माना जाता है? गंगा प्रसाद सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? गंगा प्रसाद सिंह को माना जाता है। तो चलिए साथियों, अगली क्लास हम लोग यहां से पढ़ेंगे और ये क्लास भी आप लोगों की अच्छी क्लास रही होगी, शायद आपको मजा आया होगा। ऐसे प्रश्न हम लोग जो है रोज करेंगे, रोज तो नहीं पर एक दिन छोड़ के एक दिन इन प्रश्नों को हम जरूर करते रहेंगे। काव्य शास्त्र भी मुझे करवाना है, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास भी करवाना है, प्लस ये प्रश्न भी चल रहे हैं, ग्रामर भी आपकी करवानी है, तो चलते रहेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। लेकिन इन प्रश्नों की क्लास आपके पास रोज एक दिन छोड़ के एक दिन आती रहेगी, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और आप अगर मंगवाना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप अपने घर पर ये जो नोट्स हैं, ब्रह्मास्त्र नोट्स वन लाइनर के रूप में आप अपने घर तक मंगवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिए हुए हैं, आप निश्चित रूप से वहां से फोन करके या व्हाट्सएप करके कैसे भी इसकी सूचना ले सकते हो साथियों। चलिए पढ़ते हैं हम अगली क्लास में, और इनको अगली क्लास में ही पढ़ेंगे साथियों, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।